हेलो एवरीवन, मैं देवांशु गर्ग आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल देव क्लासेस में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ डिस्कस किया था, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास हमारी वीडियो आती रहेंगी और मुझे आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा मोमेंटम क्या होता है, इसलिए हमने मोमेंटम की एक वीडियो पहले ही इसमें अपलोड कर दी है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि मोमेंटम क्लियर होने के बाद ही आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन के सेकंड लॉ से ही फोर्स की क्वांटिटी का पता चलता है। हमें ये नहीं पता था कि आखिर फोर्स की वैल्यू कितनी होती है। हमको ये तो पता था कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारी बॉडी मोशन में आ जाती है, लेकिन हमको उस फोर्स की वैल्यू नहीं पता है और उस फोर्स का फॉर्मूला हमको नहीं पता है। इसलिए न्यूटन का सेकंड लॉ हमें फोर्स का फॉर्मूला भी देता है और फोर्स की कितनी वैल्यू होती है वो भी हमको बताता है, और इसके लिए आपको मोमेंटम ज़रूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं इसका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट मीन्स मोमेंटम हमारा चेंज होता है, और रेट का मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोमेंटम हमारा चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के। यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि अनबैलेंस फोर्स होगा तभी हमारी बॉडी मूव करती है, और जिस डायरेक्शन में हमारा अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में हमारा मोशन होता है। तो आइए अब इसका देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हमें फोर्स का फॉर्मूला पता चलने वाला है। तो आइए देखते हैं। सपोज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू m किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू u मीटर पर सेकेंड। हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u मीटर पर सेकेंड है, एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू v मीटर पर सेकेंड। तो हमने कंसिडर किया कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है और फाइनल वेलोसिटी हमारी v है आफ्टर टाइम t, क्योंकि इसने बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब देखिए, जो हमारा इनिशियल मोमेंटम है दैट इज़ p1, हमने p1 से कंसिडर किया है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी देखिए u है, तो m इंटू u हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम। नाउ फाइनल मोमेंटम p2 इक्वल टू m मल्टीप्लाई v, यानी कि मास की मल्टीप्लाई की हमने फाइनल वेलोसिटी से, तो बन जाएगा फाइनल मोमेंटम। अब देखिए जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले देखिए चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू, तो जब भी हमारा चेंज की बात आती है तो आंसर आएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू पुटअप कर दीजिए mv, माइनस इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू पुटअप करिए mu। दोनों में से m कॉमन आएगा और हमारा बच जाएगा v माइनस u। आगे देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो जहाँ भी रेट ऑफ की बात आएगी तो वहाँ पर आपको चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर देना है। तो क्या बन जाएगा m v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, जो भी सेकंड लॉ ने कहा है, दिस रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये हमारा किसके प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, और प्रोपोर्शनल का साइन ये आपको दिखा रखा है। तो F प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू अपॉन टी। वी नो दैट A इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो A इक्वल टू जाएगा v माइनस यू अपॉन टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। तो हमारा A इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। इसकी वैल्यू हम फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे, और यहाँ पर आपको एक k दिखाई दे रहा है, तो k हमारा होता है कांस्टेंट। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो वहाँ पर एक कांस्टेंट अप्लाई होता है, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि कितने प्रोपोर्शनल में कोई वैल्यू हमारी इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट का वहाँ पर
चुनाव करते हैं, एक कांस्टेंट वहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर k हमारा कांस्टेंट है। इट्स वैल्यू कैन बी एज्यूम्ड एज 1, और इसकी वैल्यू हमने 1 एज्यूम कर ली है। तो 1 एज्यूम करने के बाद हमारा आंसर आएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई A इक्वल टू एम ए, यानी कि M इक्वल टू मास एंड A इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो मोमेंटम आपको पता होना चाहिए, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो फर्स्ट टू कैलकुलेट इनिशियल मोमेंटम दैट इज mu एंड देन कैलकुलेट फाइनल मोमेंटम दैट इज mv, और उसके बाद उसको फॉर्मूले में अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट पुटअप कर देना है। उसके बाद हमारा a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है, उसको पुटअप कर देना है, और k जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें 1 एज्यूम कर लेनी है। तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा m इंटू ए। आगे देखिए SI यूनिट। SI यूनिट के लिए देखिए जो मास की यूनिट होती है दैट इज किलोग्राम, और जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और क्योंकि ये जो फोर्स है ये कैलकुलेट किया था न्यूटन ने, इसलिए हम इसको न्यूटन भी कह सकते हैं। अब इसमें हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन 1 न्यूटन। आखिर हम 1 न्यूटन को डिफाइन कैसे करेंगे? तो आइए सबसे पहले फॉर्मूले पे चलते हैं, F इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यदि हम m की वैल्यू 1 पुटअप कर दें और a की वैल्यू 1 पुटअप कर दें तो हमारा f हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। तो इसलिए हम कह सकते हैं व्हेन एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज सीन इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम देन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज सेड टू बी 1 न्यूटन। कहने का मीनिंग ये है कि अगर बॉडी का जो मास है 1 किलोग्राम है और उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए तो फोर्स उस बॉडी पर जितना भी अप्लाई होगा दैट इज 1 न्यूटन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें 1 न्यूटन की डेफिनेशन देनी है तो हमारी m की वैल्यू 1 होनी चाहिए, a की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो फोर्स हमारा आ जाएगा 1 न्यूटन। अब आगे देखिए, प्रूफ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ देखिए, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट इफ एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल टू 0, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स यदि हमारा 0 है, देन अ मूविंग बॉडी कीप्स मूविंग विद द सेम वेलोसिटी और अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट। तो हमने फर्स्ट लॉ में डिस्कस किया था कि अगर कोई बॉडी हमारी रेस्ट में है या कोई बॉडी हमारी मोशन में है तो वो उसी स्टेट में रहेगी जब तक कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया? 0। तो यदि एक्सटर्नल फोर्स हमारा 0 हो गया तो F इक्वल टू हो जाएगा हमारा, एंड वी नो दैट F इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमारा F इक्वल टू 0 है, अब बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो हमने कंसिडर किया कि बॉडी हमारी मूव करती है इनिशियल वेलोसिटी से, देन एम वी माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू F होता है, लेकिन F की वैल्यू कितनी रखनी है? 0। तो अगर आप t की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो हमारा आ जाएगा 0। तो v माइनस यू इक्वल टू 0, देन v इक्वल टू u, दस फाइनल वेलोसिटी इज ऑल्सो सेकेंड। A body is at rest, it means u equal to 0. Therefore, from the above formula, if we apply force equal to 0 and u equal to 0, then v equal to also 0. So the body will continue to be at rest. तो ये हमारा प्रूफ होता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। अगर बॉडी हमारी मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी u से तो फाइनल वेलोसिटी हमारी u रहेगी। अगर बॉडी हमारी रेस्ट पर है, u इक्वल टू 0 है, then v also 0 and the body will continue to be at rest. आइए अब देखते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ, दैट इज वेरी वेरी सिंपल, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप लाइफ में देखते हैं कि अगर हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उसके अपोजिट एक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और मैक्सिमम जो हमारे डेली लाइफ में जितनी भी हम देखते हैं इसी पर बेस होता है। जैसे आप साइकिल का चलना देखते हैं हमारा, या फिर आप देखते हैं अ गन रिकॉइल्स, जैसे गन से एक बुलेट निकलती है तो गन पीछे की तरफ थोड़ी सी चली जाती है, इसका मतलब है कि वहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। रोविंग ऑफ अ बोट,
अगर हम बोट को देखें तो बोट को हम एक साइड से वाटर को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो वाटर हमारा बोट पर आगे की तरफ फोर्स अप्लाई करता है, जिससे बोट हमारी आगे साइड मूव करती है। अ बोट मूव्स बैक व्हेन वी डिबोर्ड इट। आपने देखा होगा अगर बोट से नीचे उतरते हैं तो जो बोट है वो पीछे की तरफ चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर एक्शन के अपोजिट में एक रिएक्शन लगता है। आपने देखा होगा अगर जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड से वो फ्लाई, जो उनका विंग्स होती हैं, जब वो फ्लाई करती हैं वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जो विंग्स है वो एयर को पीछे की तरफ पुश करती है और फिर एयर उस बर्ड पर आगे की तरफ फोर्स लगाती है। सिमिलरली हमारे साथ भी होता है, जब हम वॉकिंग करते हैं तो हम अपने एक लेग से अर्थ को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो अर्थ उतना ही रिएक्शन हमारे दूसरे लेग पर आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देती है, जिससे हम वॉकिंग कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ये हमारा एवरीथिंग पर, यानी कि हर चीज़ पर अप्लाई होता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा ये दोनों फोर्स लगते हैं, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, ये डिफरेंट पॉइंट्स पर लगते हैं, ये एक पॉइंट पर नहीं लगते हैं। अगर एक ही पॉइंट पर ये दोनों फोर्स अप्लाई हो जाएं तो वो बॉडी मूव नहीं करेगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारा फोर्स अप्लाई होता है तो वो दोनों डिफरेंट पॉइंट्स पर अप्लाई होगा।